स्त्रियों के ये 4 काम बता देते हैं कि वो चरित्रहीन है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कंचनदीप शहर का एक राजा जिसका नाम था छत्रसाल, एक बार शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वो एक बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में एक बहुत सुंदर तालाब बना हुआ था। राजा ने घोड़ा तो पेड़ से बांध दिया और तालाब में हाथ मुंह धोकर जलपान किया और उसी तालाब के किनारे पर आराम करने लगा। तभी उसने देखा कि एक करोड़ स्त्रियों का झुंड उस तालाब पर आया, जिनमें एक राजा की सुंदर राजकुमारी थी, जिसकी सुंदरता देखकर राजा बार बार उसे टकटकी लगाए देखे जा रहा था। सभी कन्याओं ने उस सरोवर में स्नान किया। राजा छत्रसाल राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। उधर राजकुमारी ने जब राजा को देखा तो वो भी उन पर अपना मन हार बैठी थी, पर संग में अनेक सहेलियां थी, इसलिए उसे राजा छत्रसाल से बात करने का अवसर नहीं मिला। पर उसके हाव भाव देखकर संग की सहेलियां राजकुमारी की मनसा को भली भांति समझ चुकी थी कि वो उस परदेसी को अपना दिल दे बैठी है। इधर राजकुमारी सरोवर में स्नान करके अपनी सखियों के साथ जब जाने लगी तो राजकुमारी को जाता देख राजा व्याकुल होने लगा। राजा की बेचैनी को देखकर राजकुमारी ने एक फूल उठाया। पहले तो उसे कान से लगाया, उसके बाद छाती से लगाया, फिर पांव से दबाकर फेंक दिया और चुपचाप वहां से चली गई। राजकुमारी का यह इशारा राजकुमार छत्रसाल नहीं समझ सका। राजकुमारी के विरह में राजा छत्रसाल बीमार रहने लगा। एक दिन राजा का एक मित्र बिंदसेन उसके पास आया और जब राजकुमार की हालत के बारे में उसे पता चला तो उसने पूछा कि वो किसके वियोग में दुखी है। राजकुमार छत्रसाल ने बताया कि मित्र, एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ इस तालाब पर स्नान करने आई थी। उसी ने मुझ पर ऐसा जादू डाल दिया कि मुझे ना खाना पीना अच्छा लगता है ना सोना। जब तक मैं उसे पा नहीं लेता मेरे लिए सुकून नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उसके वियोग में मेरे प्राण भी चले जाएं। राजकुमार का मित्र कहने लगा, मित्र, ऐसी बात मत करो। तुम ये बताओ, जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई है उसका कुछ नाम पता भी याद है या नहीं? राजकुमार कहने लगा, मित्र, नाम पता तो मैं उसका नहीं पूछ पाया, पर जब वो यहां से गई थी तो उसने एक इशारा किया था जिसका मतलब मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मित्र ने पूछा, उसने क्या इशारा किया था? जवाब दिया मित्र, जब वो गई थी तो उसने एक फूल हाथ में लिया। पहले तो उसे अपने कानों से लगाया, फिर छाती से लगाया, उसके बाद पैर से दबाकर चली गई। बिंदसेन कहने लगा, मित्र, तुम परेशान ना हो, मैं उसके इस इशारे का मतलब समझ चुका हूं। उसने फूल जो कान से लगाया था उसका अर्थ यह था कि वो कर्नाटक देश के राजा की बेटी है। छाती से फूल लगाने का अर्थ यह है कि वो तुम्हें चाहती है, और पैर से फूल दबाने का अर्थ यह है कि उसका नाम पद्मावती है। अब तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी प्राण प्यारी से तुम्हारा मिलन अवश्य कराऊंगा। चलो मेरे साथ चलो। इतना कहकर राजकुमार छत्रसाल अपने मित्र बिंदसेन के साथ घोड़े पर बैठकर राजकुमारी से मिलने के लिए उसके देश को चल दिया। कई दिनों का सफर करने के बाद जब वे दोनों कर्नाटक देश में पहुंचे और राजा के जनाने बगीचे में जाकर ठहर गए, बाग की मालिन को कुछ असरफियां देकर अपनी सलाह में कर लिया। मालिन ने उनके रहने खाने का पूरा प्रबंध कर दिया। वे दोनों उसी बाग में ठहरकर राजकुमारी से मिलने की योजना बनाने लगे। उधर राजकुमारी पद्मावती की भी वही हालत थी जो राजा छत्रसाल की थी। एक दिन पद्मावती की हालत को देखकर पद्मावती की मां ने पूछा कि वो दिन रात किसके ख्यालों में खोई रहती है, न किसी से बोलती है, न चालती है, न हंसती है, न खाती है, न खेलती है, दिन भर अकेली पड़ी रहती है। तब उसकी संग की सहेलियों ने बताया कि हे मां, जब हम एक दिन राजकुमारी के साथ स्नान करने गई थी, वहीं पर एक राजकुमार को इन्होंने देखा था। उसी दिन से इसकी ये हालत हो गई है। रात दिन उसी की याद करके रोती रहती है। मित्रों, राजकुमारी की मां ने उसे समझाया कि वो अब परेशान ना हो, हम उसका विवाह उसी राजकुमार से करा देंगे। सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन बाग की मालिन एक फूलों का हार बनाकर राजकुमारी के वास्ते महलों को लेकर चली तो राजकुमार के मित्र बिंदसेन ने एक पत्र मालिन को पकड़ा दिया
और साथ में 5 असरफियां दे दी और कहा कि यह पत्र इस हार के साथ राजकुमारी को दे देना। मित्रों, मालिन ने वो पत्र खुशी खुशी राजकुमारी तक पहुंचा दिया। पत्र को पढ़कर राजकुमारी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसमें लिखा था कि हे राजकुमारी, हमारी तुम्हारी भेंट सरोवर पर हुई थी। जब से तुम्हें देखा था तब से हमारी रातों की नींद उड़ गई है। हम तुम्हारे बाग में ठहरे हुए हैं और जल्द ही आपसे मिलना चाहते हैं। पत्र का जवाब राजकुमारी ने पत्र पर लिखकर मालिन के द्वारा राजकुमार तक भिजवा दिया कि तुम बाग में ही ठहरे रहना, मैं अपने पिता से बात करके तुम्हें बुलवा लूंगी। मित्रों, इधर राजकुमार और उसका मित्र बाग में ठहरे हुए थे। इधर पद्मावती ने राजकुमार के बाग में ठहरे होने की बात अपनी मां को बताई। मां ने दीवान को भेजकर राजकुमार को महलों में बुलवा लिया। राजा रानी ने हंसी खुशी के साथ पद्मावती का विवाह राजकुमार छत्रसाल से करवा दिया। अब तो वे दोनों बड़े प्रेम से महलों में रहने लगे। उधर उसका मित्र बिंदसेन बाग में ठहरा हुआ था। राजकुमार छत्रसाल दिन में एक बार अपने मित्र से मिलने बाग में जरूर जाता था। यही बात पद्मावती को बड़ी नागवार गुजरती थी कि वो हर रोज उसे अकेला छोड़कर दिन में कहां चला जाता है। एक दिन राजकुमारी ने राजकुमार से पूछ भी लिया कि वो दिन में किससे मिलने जाते हैं। तो राजकुमार ने बताया कि उसका एक मित्र है जो बाग में ठहरा हुआ है। उसकी वजह से ही आज हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। यदि वो ना होता तो मैं तुम्हें कभी खोज नहीं पाता। मैं अपने उसी मित्र का दुख सुख का हाल जानने के लिए बाग में जाता हूं। मित्रों, राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी ने सोचा कि मेरा पति पूरी तरह से मुझे समर्पित नहीं है। मुझसे अधिक प्यारा उसे उसका मित्र है जो उसकी खातिर मुझे छोड़कर चला जाता है। यदि मैं किसी तरह इसके मित्र को मार डालूं तो राजकुमार का वहां जाना बंद हो जाएगा। यही सोचकर राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि देखो, तुम कितने खुदगर्ज हो। जिस मित्र ने हमें तुम्हें मिलवाया है, जो तुम्हारी खातिर अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आया है, उसे तुमने बाग में छोड़ दिया है। एक बार उसे यहां बुलाकर उसकी दावत तो कर दो। इसी बहाने से मैं भी उससे देख लूंगी। मित्रों, अपनी स्त्री के कहने पर राजकुमार खुशी खुशी अपने मित्र के पास पहुंचा और बोला कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भोजन के लिए बुलाया है, सो तुम कल का भोजन महलों में ही करना। तुम्हारी भाभी तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाएगी। यह सुनकर बिंदसेन को बड़ी खुशी हुई। प्रिय बंधुओं, उधर पद्मावती ने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए और सारे व्यंजनों में जहर मिलवा दिया। मित्रों, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी बात के पीछे सिर्फ अपने पति के कुछ क्षण अलग रहने के कारण वो उसके मित्र को मरवा डालेगी। इधर राजकुमार का मित्र बिंदसेन भोजन करने के लिए गया तो राजकुमारी पद्मा ने उसे जहर के भोजन कराकर उसे विदा कर दिया और वो बाग में आकर लेट गया। इधर राजकुमारी ने मालिन से कह दिया कि मैंने बिंदसेन को जहर दे दिया है। जब वो मर जाए तो हमारे पति छत्रसाल को आकर ये खबर कर देना कि उसे कोई सर्प डस गया है। मित्रों, बिंदसेन जब जहर के नशे में सो गया तो मालिन ने जाकर छत्रसाल को खबर दी कि आपके मित्र को सर्प ने डस लिया है। प्रिय बंधुओं, सर्प के डसने की बात सुनकर राजकुमार छत्रसाल घबरा उठा। वो उसी क्षण भागता हुआ बाग में पहुंचा और वहां जाकर देखा तो उसका मित्र मरा पड़ा था। उसके मुख से नीले पीले झाग निकल रहे थे। राजकुमार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब बाग के मालियों ने समझा बुझाकर राजकुमार को उसके मित्र को एक पीनस में रखवाकर गंगा में बहाने को भिजवा दिया। बंधुओं, जब पीनस वाले लोग उसे लेकर चले तो दैवयोग से रास्ते में कुछ ठंडी ठंडी अमृतमयी हवा चलने लगी, जिससे उसका सारा जहर शांत हो गया और धीरे धीरे वो होश में आ गया। तो लोगों से कहने लगा कि तुम लोग मुझे कहां लिए जा रहे हो। बिंदसेन को जीवित देखकर पालकी वालों को बड़ा अचरज हुआ। बिंदसेन कहने लगा, भाइयों, मुझे किसी सर्प ने नहीं काटा। मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है, पर यह बात मैं आपको नहीं बता सकता। लो, मैं तुम लोगों को अपनी अंगूठी देता हूं और इस बात को किसी को मत बताना कि मैं जीवित हूं। मित्रों, कहारों ने उसकी बात मान ली। वे उसे वहीं छोड़कर वापस चले आए। बिंदसेन सोचने लगा कि भलाई का जमाना नहीं है। मैंने राजकुमारी के साथ उसके पति से मिलाकर अच्छा किया, पर वो तो मुझे ही मारने पर उतारू हो गई। किसी दिन ये दुष्ट स्त्री मेरे मित्र राजकुमार को ना मार डाले, क्योंकि कहते हैं
दुष्ट स्त्री जो अपनी वासना में अंधी होकर उपकार करने वाले मित्र को भी मरवा सकती है, उसके लिए पति से प्रेम कम होने पर पति क्या चीज है, पति को भी मरवा सकती है। कहते हैं जैसे निष्क्रिय मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, चंचल चित्त वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, दुष्ट इंद्रिय वाले का कुल नष्ट हो जाता है, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है, जुआ और व्यसन में पड़कर विद्या नष्ट हो जाती है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, मूर्ख मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसी तरह कामी स्त्रियों के जाल में पड़कर पुरुष नष्ट हो जाता है। जिस तरह अग्नि काठ से नहीं अघाती, समुद्र नदियों से नहीं अघाता, मृत्यु प्राणियों से नहीं अघाती, उसी तरह दुष्ट स्त्रियां पुरुषों से नहीं अघाती। कहते हैं उल्टा स्त्रियों को न दान से, न सम्मान से, न मीठे वचन से, न सेवा से, न ज्ञान से, न शस्त्र से किसी तरह वश में नहीं कर सकती। ऐसी दुष्टाएं सभी गुणों से युक्त पति को भी छोड़कर पर पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। जिस घर में धूर्त मित्र, उत्तर देने वाला सेवक, सर्प और चरित्रहीन स्त्री रहती है, उस घर में साक्षात मृत्यु निवास करती है। बिंदसेन ने ये सब बातें सोचकर अपने मित्र की रक्षा के हेतु भेष बदलकर रहने लगा और उन पर कड़ी दृष्टि रखने लगा। उधर बिंदसेन साधु के वेश में राजकुमारी के महल के द्वार पर जाकर धोनी रमाकर बैठ गया। प्रिय बंधुओं, राजकुमार छत्रसाल अपने मित्र के गम में बहुत दुखी रहता था। वो घंटों तक एकांत में बैठकर उसकी याद में रोया करता था। राजकुमारी उसे बहुत समझाती थी कि जो होना था सो हो गया, अब क्यों उनके गम में शोकाकुल रहते हो। परंतु राजकुमार छत्रसाल के दुख को वो कम नहीं कर पाई। सोचने लगी, जिस वियोग को खत्म करने के लिए मैंने इसके मित्र को जहर दे दिया, पर अब तो ये वियोग और अधिक बढ़ गया है। धीरे धीरे राजकुमारी का मन राजा छत्रसाल से हटने लगा। उधर राजकुमार छत्रसाल एक दिन मित्र के बारे में सोचकर दुखी होता हुआ उन्हीं साधु के पास आकर बैठ गया। साधु ने उसके दुखी रहने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी कि उसका एक प्राणों से प्यारा मित्र था, सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई और वो मुझसे बिछुड़ गया। उसी के दुख में वो दुखी रहता है। प्रिय बंधुओं, तब साधु वेशधारी बिंदसेन ने उसके दुख को दूर करने के लिए उसे बताया कि वो चिंता ना करे, उसका मित्र मरा नहीं है बल्कि वो जीवित है और जल्द ही वो तुमसे मिलने आएगा। यह सुनकर राजकुमार को बड़ी खुशी मिली। वो साधु को प्रणाम करके महलों को लौट गया। प्रिय बंधुओं, उधर राजकुमार की दिलचस्पी अपने में ना पाकर राजकुमारी को भी उससे विरक्ति हो गई। राजकुमारी एक दिन सखियों के साथ घूमने निकली तो एक सौदागर को देखकर वो अपना दिल दे बैठी। उसने ये एक योजना बनाई। वो रोज रात को राजकुमार को मदिरा के नशे में धुत करके सौदागर से मिलने जाती थी। इस प्रकार उसे काफी दिन बीत गए। सौदागर से उसकी अच्छी मित्रता हो चुकी थी। राजकुमार का मित्र बिंदसेन उसकी हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए था। उसने देखा कि मेरे मित्र की पत्नी रोज वेश बदलकर रात में किससे मिलने जाती है। एक दिन बिंदसेन उसका पीछा करने लगा तो उसने वहां का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। राजकुमारी ने सौदागर से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरा पति मुझे कल अपने शहर बुलाकर ले जाएगा, अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। राजकुमारी की बात सुनकर सौदागर को बड़ा क्रोध आया। कहने लगा, अबे नादान, तेरे लिए मैंने अपने साथियों का संग छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है। इतना कहकर उसने उसके बाल मोड़ लिए और उसे कुरूप बनाकर निकाल दिया। वो दुष्ट स्त्री रोती चिल्लाती अपने महलों को चली गई। बिंदसेन उसकी इस करतूत को देखकर अपने क्रोध को नहीं रोक पाया। उसने तलवार निकाली और सौदागर का सर धड़ से अलग कर दिया। इधर राजकुमारी ने अपने महल में पहुंचकर उस राज को छुपाने के लिए जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी और सारा आरोप अपने पति छत्रसाल पर मढ़ दिया कि उसके पति ने उसका सर मोड़कर उसे कुरूप बनाया है। सिपाहियों ने राजकुमार को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा अपने दामाद की इस हरकत को सुनकर आग बबूला हो गए। राजा ने तुरंत उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सिपाही लोग छत्रसाल को सूली पर चढ़ाने के लिए ले चलने लगे। उसी समय राजकुमार छत्रसाल का मित्र बिंदसेन राज दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से कहने लगा, महाराज, राजकुमार छत्रसाल निर्दोष है। तुम्हारी बेटी का सर राजकुमार ने नहीं बल्कि उस सौदागर ने मोड़ा है
जिससे ये रोजाना बेस बदलकर रात में मिलने जाती थी। जब उसने सुना कि राजकुमारी अपने पति के साथ अपने नगर को जा रही है तो उसने इसका सिर मोड़ डाला। विश्वास ना हो तो सौदागर के स्थान पर जाकर देख लो। मित्रों, बिंदुसेन के कहने पर राजा ने सिपाही भेजकर पता करवाया तो सच में राजकुमारी के सिर के बाल वहां मुड़े हुए पड़े थे और सौदागर का सर कटा हुआ पड़ा था। बिंदुसेन ने बताया, महाराज, मैंने ही उस सौदागर को मौत के घाट उतारा है। मैं राजकुमार छत्रसाल का मित्र हूं और एक दिन तुम्हारी बेटी ने मुझे भी भोजन में जहर मिलाकर खिला दिया था, पर संयोग से मैं बच गया। उसी दिन से मैं तुम्हारी बेटी की मनसा को भली भांति समझ चुका था। राजा ने तुरंत अपने आदेश को वापस लिया और राजकुमार को रिहा कर दिया और अपनी बेटी को सूली का हुक्म दे दिया। वे दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और अपने देश को लौटने लगे। बिंदुसेन कहने लगा, मित्र, जो स्त्री पति के दुख में दुखी ना होकर खुशी मनाती हो, सजी धजी घूमती हो, तो समझ लेना उसका चरित्र ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो स्त्री पति के संदेह करने पर भी अत्यधिक प्रेम करने लगे, झूठे प्रेम का नाटक करे, तो समझ लेना उसका भी चरित्र साफ नहीं है। जो स्त्री पति के परदेश जाने पर खुश होती हो, उसके दिल में भी खोट समझना चाहिए। जो स्त्री पति को नशे की चीजें खाने को प्रेरित करे, उसे भी ठीक नहीं समझना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस तरह से दोनों मित्र अपने नगर को लौट आए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।